हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे सेट नंबर 4। आज देखते हैं सेट नंबर 8। सेट नंबर 8 से जितने भी प्रश्न बनते हैं एवं महत्वपूर्ण तथ्य बताने को हम प्रयास करेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। आप उसे बस ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला पूछेंगे प्रश्न, देखिएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी निवास के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा, एक ही कर्व में, क्या बोले हैं, एक ही कर्व में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले। कहाँ? तो दमदमा से मिले हैं। आगे देखिएगा। इसके अलावा हम गर्त आवास के साक्ष्य, गर्त अवस्था आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले। कहाँ? तो बुर्ज होम। अब बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। कहाँ? तो बुर्ज होम से ही मिला है। आगे क्या है, तो देखिएगा, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से। हम आंसर लिखते जा रहे हैं, बस आप उसे ध्यान से सुनिएगा जो हम पॉइंट बोल रहे हैं। दूसरा पूछेंगे, देखिएगा, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो याद रखिएगा, कालीबंगा और लोथल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कालीबंगा के अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और किस भाषा में? तो मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किस भाषा में बोले? तो सिंधी भाषा में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या बोले, तो देखिएगा, अग्निकुंड युगम, क्या, तो युग्म समाधियां का प्रमाण कहाँ से मिले? तो युग्म समाधियां का प्रमाण कहाँ मिला? तो कालीबंगा और लोथल से ही मिला है। कालीबंगा और लोथल से ही मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। बस हम जो भी बोल रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज कर सके। देखिएगा, अगला पॉइंट बोल रहे हैं क्या, देखिएगा, हम क्वेश्चन बोलते रहेंगे, आप उसे ध्यान से सुनिएगा और हम सिर्फ आंसर लिखेंगे। क्या है? तो देखिएगा, क्या, तो नक्शा दी, एक मिनट बोलिए, देखिएगा, नाक्सीदार ईंटों का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। लेकिन पूछेंगे, कालीबंगा किस नदी पर है? तो कालीबंगा जो है घग्घर नदी पर है। कौन नदी पर है? तो घग्घर नदी पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है दूसरा पॉइंट है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। लेकिन पूछेंगे, मोहनजोदाड़ो कौन से नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। इसी को कहा जाता है डी.आर. बनर्जी। क्या बोले हैं? डी.आर. बनर्जी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे है। अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट जो है,
शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हुआ था। शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कब हुआ? तो हड़प्पा काल में हुआ था। हड़प्पा काल में ही हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे हड़प्पा का खोज कब हुआ? तो 1921 में। 1921 में किसी ने किया? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिएगा, तीन मुख वाले देवता की मूर्ति। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण है, मिट्टी द्वारा, क्या बोले हैं? मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी द्वारा निर्मित हल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। बनावली से मिला है। आगे देखिएगा, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ मिला है? उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। आपसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा, शैलकृत स्थापित के प्राचीनतम प्रमाण। शैलकृत स्थापित के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से ही मिले। धौलावीरा से ही मिले हैं। इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो तीन भागों में बटा है, तो कौन है? तो धौलावीरा है। तब पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है जो तीन भागों में बटा है? तो धौलावीरा है। कौन सा है? तो धौलावीरा है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जो भी हम बोलते जा रहे हैं बस आप उसे ध्यान से लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। आइए देखिएगा, आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। क्या बोले हैं? कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कोल्डी हवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। कहाँ? तो यूपी में पड़ता है। इसके अलावा है, आग का आविष्कार। आग का आविष्कार किस काल में होता है? पूरा पाषाण काल में होता है। पूरा पाषाण काल में होता है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। पहिया का आविष्कार। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में हुआ पहिया का आविष्कार। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन थे? जौ और यव था। जौ और क्या था? यव था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जौ और क्या था? यव था। इसके अलावा क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन है? तो तांबा है। कौन है? तो तांबा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? देखिएगा, क्या बोले हैं? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कहाँ है? तो भोपाल में है। कहाँ है? तो भोपाल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पड़ता है? तो भोपाल में है। इसके अलावा है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख दो बंदरगाह हैं। एक है लोथल और दूसरा है सुरकोटदा। एक है लोथल और दूसरा है सुरकोटदा। इसके अलावा है देखिएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो अष्टुगट पिगट महोदय ने कहा था। अष्टुगट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिएगा, और भी अन्य महत्वपूर्ण हैं। क्या है? तो देखिएगा, यहाँ पर पूछेंगे योग के लेखक कौन है? योग के लेखक जो हैं पतंजलि हैं। कौन है? तो पतंजलि हैं। योग के लेखक कौन है? पतंजलि। आप इसे ध्यान से, योग के लेखक कौन है? योग के लेखक तो क्या बोलेगा? पतंजलि बोलिएगा। लेकिन पूछेंगे न्याय के लेखक कौन है? न्याय के लेखक कौन है? तो गौतम है। न्याय के लेखक कौन है? तो गौतम है। आप भी साथ साथ बोलते चलिएगा ताकि आपको भी याद हो जाए। आगे क्या? तो देखिएगा, सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? सांख्य दर्शन के लेखक कपिल हैं। सांख्य दर्शन के लेखक कौन हैं? तो कपिल हैं। इसके अलावा पूछेंगे चारवाक के लेखक। क्या बोले हैं? चारवाक के लेखक। चारवाक के लेखक कौन है? तो कपिल हैं। क्या? तो चारवाक के लेखक चारवाक के हैं। चारवाक के लेखक कौन है? तो चारवाक खुद ही हैं। आगे क्या? तो वैशेषिक के लेखक। क्या बोले हैं? वैशेषिक के लेखक कनाद हैं। क्या बोले हैं? तो वैशेषिक। वैशेषिक के लेखक कौन है? तो वैशेषिक के लेखक जो हैं कनाद है। कौन है? तो कनाद है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? पूर्व मीमांस। क्या बोले हैं? पूर्व मीमांस के लेखक कौन है? पूर्व मीमांस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, जैमिनी है। पूर्व मीमांस के लेखक कौन है? तो जैमिनी है। और उत्तर मीमांस के लेखक कौन है? उत्तर मीमांस के लेखक जो हैं बादरायण है। उत्तर मीमांस के लेखक कौन है? तो बादरायण है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा,
और देखते हैं, देखिएगा। लेकिन यहीं पर पूछेंगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? क्या बोले हैं? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसल है। मखलीपुत्र गोसल है। मखलीपुत्र गोसल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसके अलावा क्या तो अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन है? संजय विट्ठल संजय विट्ठल पुत्र। संजय विट्ठल पुत्र हैं। आजीव देखिएगा, अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन है? तो संजय बेठली पुत्र। संजय बेठली पुत्र हैं। इसके अलावा पूछेंगे भौतिकवादी के लेखक कौन है? पकुध कच्चायन है। पकुध कच्चायन है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पर पूछता है अकीर्यवादी के लेखक कौन है? तो पूरण कश्यप है। अकीर्यवादी के लेखक कौन है? तो पूरण कश्यप है। पूरण कश्यप है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, देखिएगा। और जो भी हम महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं बस आप उसे ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं, आते हैं अपने प्रश्न पर, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है? तो देखिएगा, पाली भाषा का क्या बोले हैं? पाली भाषा का, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिन पंधो राजा मीनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु को संवाद के रूप में रहा? तो क्या होगा? नागसेन। क्या बोले हैं? तो नागसेन, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा पढ़ते हैं, देखिएगा। पाली भाषा का ग्रंथ मिलिन पंधो राजा मीनांडर के किस बौद्ध भिक्षु को संवाद के रूप में रहे थे? तो नागसेन। कौन थे? नागसेन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए विकल्पों में गढ़वाल वंश एवं राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नाम सही संयोजन करें। सही संयोजन करें। तो देखिएगा, पहला है चंद्रदेव, दांती दुर्ग, सिमुख, क्या तो खिर्ज खाएं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तब पूछेंगे गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दांती दुर्ग हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो सिमुख हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो खिरिज खाएं। खिरिज खाएं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो याद रखिएगा, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या तो पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है? देखिएगा, इसमें जो है, यह सुंदर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है, ये सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, नहीं। इसे मोतियों का देश कहा जाता है, ये सही है। आगे क्या है? तो देखिएगा, यह समाज मातृसत्तात्मक था, सही है। तो क्या होगा? 1 3 4। 1 3 4 का है तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो याद रखिएगा, जयोसेपी मोतोसिन के, जयोसेपी मेतिसिन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने अंग्रेज के औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी? दोबारा पढ़ते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र और अकबर को अपने दरबार में शरण दी? तो याद रखिएगा, संभाजी थे। कौन थे? तो संभाजी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो 7 होगा, सॉरी। क्या तो 7। हमी चंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित हैं? हमी चंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंध रखते हैं? तो गढ़वाल वंश से। कौन से? तो गढ़वाल वंश से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे है? मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे है? दीवानी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, राजस्व प्रशासन से। राजस्व प्रशासन से है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? अकाल से संबंधित सुझाव के लिए
गठित किया गया था, देखिएगा क्या तो अस्टेर्ची आयोग सही है, क्या तो लाय लायल आयोग, ठीक है, मैक क्या तो मैकडोनाल्ड आयोग, तो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी के सही है। अर्थात ये सभी तीनों जो हैं आयोग जो हैं अकाल से संबंधित हैं, तो अकाल से संबंधित है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? तो देखिएगा क्या तो मुकुंद राव पाटिल है, मुकुंद राव पाटिल है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? तो मुकुंद राव पाटिल है। लेकिन यहीं पर पूछेंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, तो काशीराम होगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन होगा? तो काशीराम होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या तो बायोलॉजी क्या तो वायज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? याद रखिएगा दरभंगा में। कहाँ किया गया था? तो दरभंगा में किया गया था। आगे क्या है? तो देखिएगा बिहार कौमी सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार कौमी सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिएगा 1921 में किया गया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को क्या तो मार्शिक की उपाधि प्रदान की गई थी? मार्शिक की उपाधि प्रदान की गई थी। देखिएगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मियो, देखिएगा लॉर्ड मियो नहीं होगा, लॉर्ड बेलेजली होगा। क्या तो लॉर्ड बेलेजली होगा। दोबारा देखिएगा निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्शवी की उपाधि प्रदान की? तो लॉर्ड बेलेजली को कहा गया था। देखिएगा लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन नहीं हुआ? तो देखिएगा सती प्रथा का अंत नहीं हुआ था। सिविल सेवा की परीक्षा आयु 21 से घटाकर 19 कर देना सही हुआ था। अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के काल में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में, लेकिन सती प्रथा का अंत नहीं हुआ था, यह लॉर्ड बेलेजली के काल में हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, गांधी इरविन समझौता के किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो देखिएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। आगे क्या? तो देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथनों को पहचानें। तो क्या होगा? देखिएगा इसमें जो है अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने के वाला प्रस्ताव है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, ये सही नहीं है। तो देखिएगा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधान द्वारा शासित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी 1 और 3 देखिएगा तो 16 क्या होगा? सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिएगा किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की जारी होती है? किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है? तो देखिएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 का है, भारत में निर्वाचित होने वाले मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो देखिएगा संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा योजना किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे योजना आयोग की स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। लेकिन यहीं पर पूछेंगे योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कब होता? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो 20 देखिएगा
भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन में किया जाता है? तो किसके अनुमोदन में किया जाता है? तो याद रखिएगा संसद के अनुमोदन में भारत की समेकित निधि व्यय किसके अनुमोदन में किया? तो संसद के 3 सदन होते हैं। संसद के कितने अंग है? तो संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग है? तो 3 अंग है। देखिएगा संसद के 3 अंग कितने अंग है? तो 3 आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे संसद के कितने सदन है? संसद के कितने सदन है? तो याद रखिएगा कि 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लेकिन पूछेंगे संसद के अभिन्न अंग कौन है? सबसे अलग कौन है? तो राष्ट्रपति है। कौन है? तो राष्ट्रपति है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित हो? लोक सेवा आयोग व्यय से संबंधित हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का होगा अनुच्छेद 322 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति का सही क्रम है? तो देखिएगा पहले होता है जो मिट्टी तैयार करना, उसके बाद होता है बुआई, उसके बाद होता है सिंचाई, उसके बाद होता है कटाई। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई, याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 ताती पाका तेल क्या? तो रिफाइनरी कहाँ है? ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 जो है निम्नलिखित सागरों में कौन सा गांजा स्ट्रीम के पास है? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब क्वेश्चन नंबर 24 का होगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर के समीप है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 भारत की राज्यों की अधिकतम से न्यूनतम क्या? तो साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय 2011 जनगणना के अनुसार तो होगा इसमें सबसे पहले केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो 25 का क्या होगा? डी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और क्या? तो समय अवधि टी के बीच संबंध होता है। तो देखिएगा तो 26 का होगा ऑप्शन नंबर ए भी बराबर 1/T होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? घर्षण बल किस पर कार्य करता है? तो बल के विपरीत दिशा पर घर्षण बल कार्य करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 अब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा यहाँ पर नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत में होता है? नकारात्मक त्वरण किस दिशा के विपरीत में होता है? तो याद रखिएगा वेग के विपरीत में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह अभिक्रिया है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से होता है। देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से संबंधित है। आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिएगा संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखिएगा कोसले और लुईस था। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन सी धातु शीतल और गर्म दोनों धाराओं में जल से अभिक्रिया नहीं करते। तो क्या बोले हैं? निम्न में से कौन सी धातु शीतल एवं गर्म दोनों धाराओं से जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 का होगा डी। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 32 का होगा, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन प्रयोग किया जाता है। तो क्या बोले हैं, सोडियम थायोसल्फेट का जो सूत्र होता है Na2S2O3 होता है। तो देखिएगा क्या प्रयोग होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अतिरिक्त MgBr के विलय को सिल्वर क्या तो थायोसल्फेट के संकुलन के रूप में निकालने के लिए होता है, संकुलन के रूप में निकालने के लिए होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 में, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होता है, वायरल संक्रमण द्वारा होता है, कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होता है। तो देखिएगा 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी जुकाम है। कौन है तो जुकाम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिएगा इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, ये सही है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, नहीं, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनती है। इसमें लेंस की फोकस दूरी कम होती है, सही है। नेत्र गोलांग की त्रिज्या में वृद्धि होती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। 34 का क्या होगा तो बी होगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इनमें समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइक्रोकोन्डिया में होता है, सही है। इनमें रितिका उपस्थित नहीं होता है, इनमें रितिका उपस्थित होता है, ये गलत, यहाँ पर क्या तो नहीं दिया है। इनमें 80 प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं, ये भी सही। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी होगा 35 का सी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में हाइड्रोजन क्या तो नाइट्रोजन, निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। तो देखिएगा प्रोटीन का अनिवार्य घटक है, प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, कौन सा घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है। तो ग्लूकोज का घोल, ग्लूकोज का घोल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, निम्न में से कौन सा घोल निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। क्या तो एंडोस्पर्म। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 38 का क्या होगा सी होगा। दोबारा बोलते हैं, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो एंडोस्पर्म। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा सरल इलाज है, कौन सा सरल इलाज है। तो देखिएगा क्या तो एंटीबायोटिक्स ऑप्शन नंबर डी होगा 39 का डी। 40 का देखिएगा क्या तो मार्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है, मार्फिन किससे प्राप्त होता है। तो देखिएगा फल से प्राप्त होता है, किससे तो फल से प्राप्त होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाखा सृजन का प्रभाव करेगा, इसका शाखा सृजन का प्रभाव करेगा। तो देखिएगा क्या करेगा ऑप्शन नंबर 41 का होगा ए, वृद्धि करेगा। क्या करेगा तो वृद्धि करेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है। देखिएगा ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, पारिस्थितिकी निकेतन किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी निकेतन किससे संबंधित। तो देखिएगा 43 का होगा डी, 43 का डी। पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की पारिस्थितिकी एवं क्रियात्मक संबंध रखता है। देखिएगा 44, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र
निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का आज क्या तो अजैवीय घटक है। तो जो 44 का होगा डी होगा, शैलीय नमक है। क्या तो शैलीय नमक है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय घटक तो शैलीय नमक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य हैं। आसियान के सदस्य हैं तो देखिएगा 45 का लाओस, काम्बोडिया, आगे तो ब्रूनेई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे 46 देखिएगा, देखिए क्या है तो 46 क्या तो कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा सही है। कलमकारी पेंटिंग के संबंध में कौन सा सही है तो देखिएगा, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथों की गई चित्रकारी। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के अंत में दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। एक है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरा है राज्य है। तो देखिएगा 1 मिनट देखिएगा कितना तो 47 को देखिएगा कि 47 का कितना होगा। तो देखिएगा 47 जो बोले हैं, देखिएगा 1 मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, चारों ऑप्शन का है कि आपको दिख सके। देखिएगा अब दिखता होगा। देखिएगा क्या बोले हैं तो क्या तो सिमलीपाल, क्या बोले हैं सिमलीपाल जो है सिमलीपाल जैविक राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है तो देखिएगा 1 का जो होगा क्या बोले हैं 1 का जो होगा 4 है। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है तो ओडिशा में। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है तो ओडिशा में पड़ता है। आगे क्या है तो देखिएगा दिहांग दिबांग जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे देखिएगा मेघालय में जो पड़ता है क्या था, मेघालय में नोकरेक पड़ता है। मेघालय में नोकरेक पड़ता है। अरे क्या तो कोल डेटर्ज कहाँ पड़ता है तो हिमाचल प्रदेश में। तो मिलाइए 1 का 4 कहाँ है तो देखिएगा 1 का 4 अब सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका क्या होगा डी। इसे दोबारा सुनिएगा क्या बोले हैं सिमलीपाल कहाँ है तो ओडिशा में। सिमलीपाल कहाँ है तो ओडिशा में है। दिहांग दिबांग कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है। नोरके कहाँ तो मेघालय में है। कोल डेटर्ज कहाँ है तो और हिमाचल प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य एवं बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार माना जाता है, आधार ग्रंथ माना जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी तिरुकुल के। देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रबंधन केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय कहाँ है तो याद रखिएगा अहमदाबाद। कहाँ है तो अहमदाबाद में है। आगे क्या है तो देखिएगा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा 2019 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में हम सेट नंबर 8 पढ़ लिए हैं। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सेट नंबर 9। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा सेट नंबर 9। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।